हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो लेक्चर में भी पॉलिनोमियल्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस को कंटिन्यू रखेंगे। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 99x + 127 आर बोथ पॉजिटिव, बोथ नेगेटिव, वन पॉजिटिव, वन नेगेटिव, बोथ इक्वल। इसमें अगर आप सोच रहे हैं कि हम फैक्टराइज करके और इसका आंसर दे दें तो इसकी फैक्टराइजेशन आसान नहीं होगी और इसका आंसर देने के लिए आपको अपनी नॉलेज को यूज करना होगा। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। इस केस में ए बी सी अगर हम इससे कंपेयर करें तो इसमें ए 1 है, बी 3 है एंड सी 2 है। तो ए बी सी तीनों पॉजिटिव हैं। अगर ए बी सी तीनों पॉजिटिव हैं तो इसकी जो फैक्टराइजेशन है वो होगी तो आप देख सकते हैं दोनों जीरोस नेगेटिव हैं। तो अगर यहाँ पर ए बी सी तीनों पॉजिटिव होते हैं तो इनके जीरोस नेगेटिव आते हैं, क्योंकि इसमें जो दो फैक्टर्स आते हैं उसमें यहाँ प्लस लगा रहता है जिसकी वजह से दोनों आंसर्स नेगेटिव आते हैं। और अगर इसकी जगह माइनस लगा हुआ होता तो इसकी फैक्टराइजेशन ऐसे होती। तो आपने क्या देखा? आपने देखा अगर ए और सी दोनों पॉजिटिव हैं लेकिन बी नेगेटिव है तो दोनों के दोनों आंसर्स पॉजिटिव हैं। लेकिन ए और सी तो पॉजिटिव हैं और बी भी पॉजिटिव है तो दोनों आंसर्स नेगेटिव हैं। हमारा केस ये वाला केस है जब तीनों पॉजिटिव हैं, इसलिए हमारे दोनों जीरोस नेगेटिव आएंगे। तो इसमें सेकंड ऑप्शन राइट बैठेगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तभी होता है जब ए टाइम्स सी जो है नेगेटिव आ जाए, यानी या तो सी नेगेटिव हो या ए नेगेटिव हो, तब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पॉसिबल है। इसको और भी अच्छे से समराइज किया जा सकता है कि अगर ए बी सी आर ऑफ सेम साइन देन बोथ नेगेटिव रूट्स। जीरोस भी लिख सकते हैं आप यहाँ। अगर ए एंड सी आर ऑफ सेम साइन बट बी इज ऑपोजिट साइन, in that case both positive. If A and C are of opposite signs, then one positive, one negative. And fourth case है, if there is a whole square, then both equal. If one zero of the quadratic polynomial x² plus ax plus b is negative of the other, then it has no linear term and constant term negative, has no linear term and constant term positive, can have a linear term but constant term negative, can have a linear term but constant term positive. तो हमें बताया गया कि इसका एक जीरो नेगेटिव है दूसरे का, तो इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी होगी। आप याद रखिए कि अगर किसी के अल्फा बीटा जीरोज हैं और अगर बीटा अल्फा का नेगेटिव हो जाए, क्योंकि एक जीरो नेगेटिव बताया दूसरे का, तो इस केस में आप देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा जीरो हो जाता है। अगर पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस सी की फॉर्म में हो तो माइनस बी बाय ए भी जीरो हो जाएगा और इस तरह से बी जीरो हो जाएगा, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो जीरो हो जाएगा। अब आप ही देखिए, अगर यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x जीरो हो जाए तो ये जो कह रहा है हैज नो लीनियर टर्म, ये राइट है कि कोफिशिएंट ऑफ x जीरो होने से उसके अंदर लीनियर टर्म नहीं होगी, x वाली टर्म नहीं होगी। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। कैन हैव ए लीनियर टर्म, इन दोनों पॉसिबिलिटीज को हम इग्नोर करेंगे, ये दोनों पॉसिबिलिटीज पॉसिबल नहीं है। अब हमारे पास है कि कांस्टेंट टर्म कैसी होगी, नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। क्योंकि ए जीरो होने से ये टर्म ही चली गई है तो x² प्लस बी बचा है हमारे पास। और दूसरी तरफ हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c बाय ए के इक्वल। c यानी कि कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ x², a यानी कोफिशिएंट ऑफ x²।
तो अल्फा एंड माइनस अल्फा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पर b है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो हमारे पास माइनस अल्फा स्क्वायर b के इक्वल आ गया और अल्फा स्क्वायर आ गया माइनस b। ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो b को क्या होना होगा ताकि ये सेटिस्फाई हो? b को नेगेटिव होना होगा। अल्फा स्क्वायर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसका जो भी आंसर वो हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका आंसर पॉजिटिव है तो b को नेगेटिव होना होगा, तभी ये आंसर पॉजिटिव आ पाएगा। तो b कैसा है? नेगेटिव, और b यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, यानी कि कांस्टेंट टर्म को नेगेटिव होना होगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन आएगा, हैज नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म नेगेटिव। Given that two of the zeros of the polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d are 0, the third zero is, हमें बताया गया कि इसके दो जीरोस 0 हैं और थर्ड जीरो हमें बताना है। अगर किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो 0 हो जाता है, जीरो किसी भी पॉलिनोमियल का 0 होता है तो उसकी कांस्टेंट टर्म 0 हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि 0 इसका 0 है, यानी रूट है, तो इस पॉलिनोमियल को 0 कर देगा। अगर इस पॉलिनोमियल को 0 करेगा तो a टाइम्स 0, और इसका मतलब है d 0 हो गया। d 0 हो गया यानी कांस्टेंट टर्म 0 हो गई। अब अगर कांस्टेंट टर्म नहीं बचेगी तो ये पॉलिनोमियल ये शक्ल ले लेगा, और इसमें से हम x कॉमन ले पा रहे हैं। इससे x 0 हो जाएगा और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c भी 0 हो जाएगा। अब अगेन इसके अंदर दो जीरोस हैं, एक जीरो तो आ गया, एक जीरो और भी है, यानी वो इसके अंदर है। इसका रूट जो है या जीरो जो है वो एक जीरो है। अगर जीरो है तो फिर इसका कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगी, बिकॉज 0 इज 0 ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो अगर आप इसमें 0 पुट करेंगे तो c 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल ये शक्ल ले लेगा, और इस तरह से x आ जाएगा ax प्लस b इक्वल्स टू 0। तो इसके 0 हो जाएंगे x 0 और ax प्लस b इक्वल्स टू 0, और x आ जाएगा माइनस b बाय। ये इसका थर्ड 0 हो जाएगा। ये दो 0 तो 0 हो गए और एक थर्ड 0 हो गया माइनस b बाय। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन है। If alpha beta are zeros of quadratic polynomial this and alpha plus beta is equals to half alpha beta, then the value of k is, हमें ये रिलेशन दिया गया है और हमें k की वैल्यू निकालनी है। अगर अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए के इक्वल आएगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरो c बाई ए के इक्वल आएगा। यहाँ पर a है 1, b है माइनस k प्लस 6 और c है 2 टाइम्स 2k माइनस 1। वैल्यूज को पुट कर देते हैं। माइनस b बाई ए का मतलब हो गया k प्लस 6 और a तो 1 है, लिखने से कोई फायदा नहीं है। अल्फा बीटा है c बाई ए और c है और a तो 1 है, तो उसको लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो अल्फा बीटा इसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा k प्लस 6। अब ये रिलेशन हमें मिला है, इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। इस तरह से k की वैल्यू 7 आ गई है और थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में भी MCQ क्वेश्चंस कंटिन्यू रहेंगे।